हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स में क्या पढ़ रहे थे? तो कुछ मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, है ना। फिर क्लोज फिगर बना के उसमें रिलेशन निकालना सीख रहे थे एक वेक्टर का बाकी वेक्टर्स के टर्म्स में, है ना। और फिर एक दो क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। तो उसमें मैं एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो उसको मैं निकाल दे रहा हूँ। तो देखो, से दिस इज ए वेक्टर, से दिस इज बी वेक्टर, तो ये क्या होगा आर वेक्टर, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और एक टर्म है थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वो कौन सा थीटा है? वो है ये, ठीक है, वो है ये थीटा। यदि इस फिगर से बनाए तो कौन सा थीटा होगा? देखो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को यदि मैं आगे बढ़ा, ठीक है, तो ये एंगल को हम बेसिकली थीटा कह सकते हैं। ये एंगल थीटा नहीं है ना। ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं है। थीटा कौन सा एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो वो कौन सा एंगल होगा? या तो दोनों को इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम करो, या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम करो। तो इनिशियल पॉइंट कैसे सेम कर सकते हैं? यदि ये वेक्टर यहां पे हम प्लेस कर दे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या? तो थीटा क्या है बेसिकली? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये नहीं हमेशा आंख बंद की और ये एंगल बोल दे, नहीं, ये एंगल कौन सा होगा? ये ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या है? ये है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो, ये वाला पोर्शन। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये वेक्टर क्या है? ये बी वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड मान लो इसका बी वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड इसका ए वेक्टर, ठीक है क्या यार? एक सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सबसे पहले ये कि ये कितना हो और ये कितना है ना। तो ये क्या है बेसिकली? एक ये वेक्टर है मॉड बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ और यहाँ ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये तो ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये क्या है? मॉड बी, और ये एंगल है थीटा। ये दो चीज पता है। तो बी और थीटा के टर्म में हम इन दोनों साइड को निकाल सकते हैं क्या? तो देखते हैं। यदि मैं इस ट्रायंगल में sin थीटा लगाऊं तो क्या होगा? से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यदि मैं एक ट्रायंगल में sin थीटा निकालूं तो क्या होगा? sin थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? मॉड बी। तो BC कितना आ गया? BC आ गया मॉड बी sin थीटा। ये सब फिजिक्स में अच्छे से आता है कि ये वाला साइड b cos थीटा और ये वाला साइड b sin थीटा, बट मैं तुमको निकाल के भी दिखा। तो ये होगा मॉड b sin थीटा, ठीक है क्या? इसी तरीके से यदि इसको निकालना है तो cos थीटा लगा। cos थीटा क्या होगा? AB अपॉन मॉड b वेक्टर। तो AB कितना आ गया? मॉड b cos थीटा, मतलब ये कितना आ गया? मॉड b cos थीटा। समझ में आई क्या बात? तो ये साइड निकल गया, ये साइड निकल गया। कैसे? इस तरीके से, मतलब इस ट्रायंगल में ये पता है b, ये पता है थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा लगा के ये और ये साइड निकाल सकते हैं। नोट कर लो पहले इतनी बात है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा और उसको भी मिटा दूंगा, ठीक है। ठीक है याद है? तो क्या होगा? तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया? तो ये पूरा लेंथ हो गया मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा, और ये लेंथ हो गया मॉड b sin थीटा।
है ना। तो जो आर वेक्टर है या बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये पूरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, है ना। या इसकी वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ये, और ये होगा क्या, दिस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्या है, ये है मॉड ए प्लस मॉड बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड बी sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है क्या, तो इसको सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो मॉड ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर लिखो एक ही बात है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर बेसिक आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, ये क्या है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता चल जाए। तो मैग्नीट्यूड मुझे इस तरीके से पता चल गया, डायरेक्शन मतलब बेसिकली एंगल बता दें। यदि मैं ये एंगल निकाल लूं से फाई, यदि मैं ये एंगल निकाल लूं तो मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया, तो पता चल गया रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो ये वाला पार्ट तुम डायरेक्ट पहले फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना, तो न्यू नहीं लगा होगा, यदि तुम्हें याद होगा तो वहां भी प्रूफ बताया गया होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आ जाओ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो ये क्या था, ये था मॉड ए प्लस मॉड बी cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई क्या होगा, तो tan फाई हो जाएगा हाइट अपॉन बेस मॉड बी sin थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी cos थीटा। ये हो गया, ठीक है। ये एंगल कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। फाई जो है, फाई इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये तो होगा, तो वो है फाई। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एंगल निकाल दिया। इसका क्या मतलब है, जब तुम्हें ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर दिया हुआ और तुम्हें ए प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दे तो कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और डायरेक्शन मतलब एंगल, तो ये एंगल निकल गया। ये एंगल किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। नोट कर लो।
the sum of two unit vectors, if the sum of two unit vector is also a unit vector, if the sum of two unit vector is also a unit vector, then find the angle between the two vectors and their difference. That is magnitude of A minus B factor. ठीक है, then find the angle between the two vector and magnitude of their difference. ठीक है, and magnitude of their difference, इसलिए मैंने यहाँ पे magnitude लिख दिया है, ठीक, जैसे तुम्हें डाउट। ठीक है, क्या हो गया, सॉल्व कर। एक दो यूनिट वेक्टर, मतलब एक यूनिट वेक्टर दूसरा यूनिट वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आता है ना। मतलब मान लो कुछ ऐसा केस होगा, ऐसा भी केस हो, उससे तो मुझे फॉर्मूले से निकल जाएगा। मतलब मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और जो सी वेक्टर है वो भी ए प्लस बी वेक्टर होगा, है ना, सम बोले। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, वो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। बेसिकली क्योंकि वो बोल रहा है यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा दो, ये दी मैंने तुमको, ए कैप प्लस बी कैप इज बेसिकली सी कैप। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है और वो है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए कैप प्लस बी कैप होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो दोनों को स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सारा कुछ क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये सब यूनिट वेक्टर है, मॉड ए मॉड बी, और cos थीटा, तो ये तो तुमको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, थीटा जो है बेसिकली वही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ठीक है, ये सब कैप है। ठीक है, बस सॉल्व कर दो इसको, कुछ भी नहीं करना। तो ये -1 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये जरा -1 बराबर 2 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर cos थीटा, -1/2 बराबर cos थीटा। ठीक है क्या, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, और तुम्हें ये कब सोचना है, 0 से 180 के बीच में। तो 120 डिग्री क्या होता है, cos थीटा बराबर थीटा कितना होगा यहाँ से 120 डिग्री या 2 पाई। 120 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1/2, cos 90 + 30 और -sin 30 -1/2। ठीक है, ठीक आ गया 2 पाई। तो तुम्हें क्या निकालना था, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो निकल गया एंगल 2 पाई/3। और क्या निकालना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, दैट इज a कैप माइनस b कैप। ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा, हटा दें इसको। तो एंगल तुम्हें जरूरत है दैट इज 2 पाई/3, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, a कैप माइनस b कैप, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला होगा, सिर्फ माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, 2 a कैप b कैप cos थीटा, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना है, कॉस 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू बेसिक कॉस 2 पाई बाई 3 एंगल का यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 और ये कितना होगा माइनस हाफ, ठीक है, यही निकालना है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस दैट इज अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड पूछा था तो क्या हो गया a कैप माइनस b कैप का रूट 3 हो गया आंसर, ठीक है क्या, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर का हमने डेफिनेशन नहीं लिखा था वहां पे, मैं समझा दिया था तुमको, है ना, क्या कोलिनियर वेक्टर्स, तो देखो इफ ऐसे लिखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ टू वेक्टर्स आर, वही लिखेंगे जो हम पैरेलल में बोले थे, है ना, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के केस में एक ही बात है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if their line of actions, if their line of action या line of application, if their line of actions, if their line of action are parallel, ठीक है, मतलब मान लो एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग ये वेक्टर है, लाइन ऑफ एक्शन इनका पैरेलल है मतलब ये कैसे वेक्टर है कोलिनियर, ठीक है, या ये बना लो इनका भी लाइन ऑफ एक्शन इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, लाइन तो इनफाइनाइट होता ही, तो लाइन ऑफ एक्शन अभी भी पैरेलल है ना, लाइन ऑफ एक्शन को डायरेक्शन से कोई रोल नहीं, ठीक है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन लाइन होगा वो पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है या ये दोनों पैरेलल दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल ये दोनों पैरेलल ये दोनों पैरेलल, तो ये बेसिकली क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर भी कह सकते हो या पैरेलल भी, ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में एक ही मतलब if their line of action are parallel, ठीक है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा जो कोलिनियर नहीं, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उनका पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अच्छा, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पे आने से पहले देखो या बाद में बताते हैं, ठीक है, पहले नॉन कोलिनियर टू वेक्टर्स आर said to be non-collinear if their line of action is not parallel, ठीक है, सिंपल है, तो कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है।
2 points are always collinear. 2 points are always collinear. 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होगा, क्यों? क्योंकि उससे हमेशा एक लाइन बन सकता है। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, यदि 3 पॉइंट होगा तो 3 और मोर पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं कोलिनियर होगा तो एक लाइन में आएगा, कोलिनियर नहीं है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर। ठीक है, C point, a vector can be contained by infinite rings. A vector can be contained by infinite rings. मतलब पहले प्लेन क्या होता है ना? तो प्लेन क्या है, जैसे ये जो तुम्हें बोर्ड का जो सरफेस दिख रहा है इसको इनफाइनाइट, जैसे लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जा सकता है ना। तो वैसे ही हम जब प्लेन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना सा पोर्शन नहीं, इस पूरा पोर्शन इनफाइनाइट चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ना, ये बेसिकली क्या है, एक प्लेन है। जैसे तुम एक कमरे में होगे तो एक ये सरफेस हुआ, एक इसके सामने वाला सरफेस, एक उस साइड एक इस साइड, एक ऊपर एक नीचे, ये छह क्या है, बेसिकली प्लेन है। ठीक है ना, ठीक है, इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दो, ये एक प्लेन, उस साइड वाले को इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दो, वो भी एक प्लेन, ये भी एक प्लेन, ये भी एक प्लेन, ऊपर भी एक प्लेन, नीचे भी एक प्लेन। सिर्फ 6 प्लेन नहीं, और भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये प्लेन, इसको ऐसे कर दो, ये प्लेन, इसको ऐसे कर दो, ये प्लेन, इसको ऐसे कर दो, ये प्लेन, है ना। तो इनफाइनाइट प्लेन्स है, जैसे लाइन इनफाइनाइट होता है वैसे प्लेन इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर जो है, सिर्फ एक वेक्टर, ये कैन बी कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स, मतलब ये वेक्टर जो है इनफाइनाइट प्लेन्स में हो सकता है। तो कैसे? सिंपल, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे जाओ, ये एक बार इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, एक प्लेन मान लो ऐसे, तो इस प्लेन में, है ना, एक प्लेन में ऐसे कर दूं और इसको ऊपर मूव करा, तो ये दूसरे प्लेन में हो गया। एक प्लेन में ऐसे कर दूं तो इसको इस प्लेन में मूव करा दूं, फ्री वेक्टर है ना, मैं इस तरीके से कहीं पे भी मूव करा सकता हूं। तो प्लेन ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, सारे प्लेन में ये आ जाएगा। समझ में आया क्या बात? इसलिए अ वेक्टर कैन बी कंटेन, एक वेक्टर जो होगा वो इनफाइनाइट प्लेन्स में होगा। ठीक है, तो वेक्टर कैन बी कंटेन बाय इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक है, अच्छा, मैं पूछूंगी इस प्लेन में कितने यूनिक वेक्टर ऐसे होंगे जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे, कितने यूनिक वेक्टर ऐसे होंगे जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे। सुनना मेरे पॉइंट ध्यान से, ये एक प्लेन है, ये बोर्ड वाला, इसमें ऐसे कितने यूनिक वेक्टर्स होंगे जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे, यूनिक वेक्टर पैरेलल टू दिस प्लेन। तो ये एक यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर, क्या है, ये सारे यूनिट वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल नहीं है। ये देखो, ये एक प्लेन है मेरा हाथ, ये यूनिट वेक्टर मान लो,
ये ऐसे ऐसे, ये सारे तो यूनिट वेक्टर, सारे पैरेलल। क्या सारे एक ही जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, सबका डायरेक्शन क्या है? अलग। मतलब क्या हो गया? कि इन ए प्लेन, या पैरेलल, ऐसे लिखो, पैरेलल टू अ प्लेन, एक प्लेन के पैरेलल, पैरेलल टू ए प्लेन, पैरेलल टू ए प्लेन, infinite unit vectors exist, infinite unit vectors exist। एक प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोट कर लो। अब ये तो पैरेलल टू ए प्लेन हो गया। अब यदि मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, परपेंडिकुलर टू ए प्लेन कितने यूनिट वेक्टर होगा? मतलब अभी तो पैरेलल टू ए प्लेन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर, अब मैं पूछूं कि इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? तो सोचो, इसके परपेंडिकुलर एक ये यूनिट वेक्टर, यदि मैं यहां पे मूव कर दूं, परपेंडिकुलर बोला गया ना, ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये थोड़ी होगा, या ये थोड़ी होगा, या ये थोड़ी होगा, ये तो पैरेलल हो गया ना। इसके परपेंडिकुलर सिर्फ यही होगा। यदि मैं इसको मूव करा के यहां लिखूं, क्या ये दोनों वेक्टर अलग है? ये तो फ्री वेक्टर थे, ये तो मूव कर सकते हो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो। मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर तो इस तरफ हुआ, और इसको यदि उल्टा कर दो अंदर की तरफ, तो एक यूनिट वेक्टर उस तरफ होगा। मतलब यदि ये मेरा हाथ एक प्लेन है, तो एक यूनिट वेक्टर इधर और एक यूनिट वेक्टर इधर। क्या और कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है? नहीं। तो परपेंडिकुलर टू ए प्लेन टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट, टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर्स ऑफ अपोजिट, टू यूनिट वेक्टर, मतलब टू, दो, याद रखने के लिए डायरेक्शन, टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट, परपेंडिकुलर टू ए प्लेन टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नोट कर लो। ठीक है, अब इसी तरीके से, ये तो मैं प्लेन के रिस्पेक्ट में बात किया, ऐसे ही पैरेलल टू ए लाइन, पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन है ना, इसके पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर? पैरेलल, तो ये एक लाइन है मेरा उंगली, एक तो इसके पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो एक यूनिट वेक्टर ये होगा। क्या ये होगा? क्या ये इसके पैरेलल है? नहीं। क्या ये इसके पैरेलल है? नहीं। मतलब पैरेलल कब होगा? एक लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर, एक तो उसी डायरेक्शन में और एक वापस से दूसरे डायरेक्शन में, है ना। तो पैरेलल टू ए लाइन टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट, टू यूनिट वेक्टर्स, फिर से डायरेक्शन, ठीक है, टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, पैरेलल टू ए लाइन टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ऐसे ही परपेंडिकुलर टू ए लाइन, परपेंडिकुलर टू ए लाइन, एक लाइन के परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर है? एक ये भी तो है, एक ये भी तो है। परपेंडिकुलर मतलब ये एक लाइन और इसके वेक्टर। ध्यान से सोचो, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल तो 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू ए लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट,
लाइन में इसका उल्टा, यानी पैरेलल टू ए लाइन तो 2 यूनिट वेक्टर्स और परपेंडिकुलर टू ए लाइन तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गए है ना, नोट कर लो। ठीक है जी, एच एच लिखने से पहले एक टर्म है कोप्लेनर। ठीक है, एक टर्म है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या? मान लो दो वेक्टर है, यदि वो पूछा जाए कोप्लेनर है कि नहीं, तो कोप्लेनर का मतलब वो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar. Two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. If they lie in the same plane. ठीक है, कहने का मतलब देखो प्लेन को मैं तो 3D है तो मैं शॉर्ट में ऐसे दिखाता हूँ, फिर मतलब बोर्ड पे, और यदि सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाए गए, ठीक है, कैसे भी लाए गए बट एक ही प्लेन में लाए गए इसी में, तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। यदि वो सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करेंगे देन दे आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब इन द सेम प्लेन। ठीक है, ठीक है, कहां तक? तो अब यहां लिखेंगे h, टू देखो इसको, फिर ये लिखना मैं समझा रहा हूं, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स will always define unique plane. Two non-collinear vectors will always define unique plane which contain two non-collinear vectors will always define unique plane which will contain both the vectors, which will contain both the vectors. ठीक है, नोट कर लो इसको। क्या बोल रहा हूं मैं? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक मान लो ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। मान लो एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं दो नॉन कोलिनियर वेक्टर जो होगा हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा। कैसे? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको मूव करा के तुम यहाँ ले आओ, और इन दोनों वेक्टर को, मतलब ये ऐसे है, तुम एक प्लेन ये कंसीडर करो, तो इसी प्लेन में ये दोनों वेक्टर आ गए। कहने का मतलब कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, कहीं भी है ऐसे मान लो, इसको मूव करा के, पैरेलली मूव करा के एक प्लेन में ले आओ, और इसी को एक प्लेन मान लो इस तरीके से, है ना, तो ये क्या होगा? नॉन कोलिनियर का। तो टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स विल ऑलवेज डिफाइन अ यूनिक प्लेन। ठीक है, will always define a unique plane which will contain both the vectors. जिस मतलब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हम हमेशा एक यूनिक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं which will contain both the vectors। कहने का मतलब दैट इज
vectors will always lie, two non-collinear vectors will always lie in a plane, will always lie in the same plane. मतलब मूव करा के उनसे एक प्लेन बनाया जा सकता है और वो लाई करेगा उस प्लेन, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर विल ऑलवेज लाई इन द सेम, या ऐसे ये मत देखो विल ऑलवेज लाई इन द सेम, वही बात है। टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेन, आर ऑलवेज कोप्लेन। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, हमेशा कोप्लेन, ठीक है, नोट करो। तो ये तो मैंने तुम्हें मतलब नॉन कोलिनियर के बारे में बताया, बट नॉन कोलिनियर होगा तब भी तो एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो इसी को बेसिकली, ये तो मैं नॉन कोलिनियर के लिए स्पेसिफिक मतलब डिस्कशन किया हूं, है ना। तो बेसिकली जो कोई भी दो वेक्टर्स होगा, चाहे वो कोलिनियर हो या नहीं हो, चाहे वो कोलिनियर हो या नहीं हो, ये भी तो देखो एक प्लेन है, मान लो यहाँ इसको मूव करा के, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेन, ये पॉइंट है बेसिकली। Two vectors are always coplanar. दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, that is they will always lie in the same plane, ठीक है। ठीक है, अब मान लो तीन वेक्टर, एक, दो और से तीन, ठीक है, ऐसे कहें। तो दो से तो तुम यूनिक प्लेन बना सकते हो। मान लो ये दोनों ऐसा है और ये ऐसा है, तो क्या इसको मैं यहां लाऊंगा तो क्या ये एक प्लेन बनेगा? बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है ना। तो इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, थ्री और मोर वेक्टर्स may or may not lie in the same plane, in the same plane। लाई कर भी सकते हैं, नहीं, मतलब थ्री और मोर वेक्टर में और मे नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है, नोट कर। थ्री और मोर वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब इसके आगे एक दो पॉइंट और है जो कि स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। देखो हम वेक्टर में क्या बेसिकली 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और प्लेन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब इन लाइन इन स्पेस। अभी हम जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे वो 2D में पढ़ते थे, है ना। अब हम 3D में भी पढ़ेंगे। तो 3D में जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा बेसिकली हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन और प्लेन ही पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए उसका इक्वेशन वगैरह लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरत है, तो वो सारे पॉइंट मैं उसी समय डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखता हूं ये चाहोगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, बट उस समय डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।